हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम द जेटास का Q&A सेशन हमने पिछली वीडियोस में कवर करा था। आज हम उसका एक लास्ट कंक्लूडिंग वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम उसके फर्दर क्वेश्चन एंड आंसर्स को एवेलुएट और एनालिसिस देखेंगे उसका। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, डू द जेटास हैव मेल एंड फीमेल जेंडर एंड हाउ डू दे प्रोक्रिएट? क्या भैया जेटास के अंदर भी जेंडर रहता है क्या, मेल फीमेल, और वो कैसे आगे बढ़ते हैं? ठीक है, तो इसमें बताया गया है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे एक्सपीरियंस देयर स्पीशीज क्राइसिस दे कुडंट प्रोक्रिएट। उस टाइम लाइन में जब उन्हें लगा कि उनकी स्पीशीज की क्राइसिस हो रही है तो उन्होंने प्रोक्रिएट नहीं किया आगे, मतलब एक तरीके से क्रिएशन अपना आगे जाकर अपनी स्पीशीज नहीं बढ़ाई। लुक बैक एट द कन्वर्सेशन वी अर्लियर अबाउट the production and the importance of closing yourself during that experience that has to be able to connect to the lake. Okay, तो इसमें हमने ये जाना है कि जिस तरीके से हम अर्लियर वहाँ पर ये बताया जाता था कि हम उस कन्वर्सेशन में जैसे हमने बताया कि हमें अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाना है और उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती थी ओपन होकर बात करना, ओपन होना उस बारे में कि हम उस लेक से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो पर जेटास तो ऐसे थे, जेटास तो इमोशंस को दबाते थे, तो इतने ज़्यादा क्लोज हो चुके थे कि वो लोग अपना मतलब मान लो कि स्पीशीज़ आगे बढ़ा ही नहीं पाए, वो प्रोक्रिएट कर ही नहीं पाए। उनके अंदर जो वो एक प्रोक्रिएशन का एक्ट होता है वो इतना रोबोटिक था कि वो क्रिएट और प्रोक्रिएट नहीं हो पाया। ऑल दो ये था कि उनका जो उनका जेनेरिक था, उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर था वो एक तरह के एवोल्यूशन की ओर डिपेंड करता था, बट जेनेटिक लेवल में उनके पास भी क्रोमोसोम्स थे, जैसे XX और XY क्रोमोसोम्स रहता है, ह्यूमंस में तो है जैसे, तो ऐसा तो सेम टू सेम होलोग्राम जेटास के पास भी था। बट हुआ क्या, पर उससे क्या हुआ कि वो तो एक तरह से इरेडिकेट रहते थे, तो उनके अंदर वो फिजिकल बीइंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आ पाया, वो उसका मतलब यूज़ नहीं कर पाया, और वो इतना ज़्यादा उनके मतलब एवोल्यूशन में या आगे बढ़ाने में स्पीशीज़ को उतना काम ही नहीं आ पाया, उतना सिग्निफिकेंट नहीं था। सो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वही उससे रिलेटेड ही है। सो द मिसलिंकिंग विद जेटा DNA हेल्प टू क्रिएट अ क्वांटम लीप ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन। मतलब ये कहा गया है कि हमारा जो जेटा, अगर हम जेटा के DNA को मिसलिंक करते हैं तो उससे क्या ये हो सकता है कि एक हेल्प क्रिएट हो उस क्वांटम लीप के लिए। उन्होंने एक हेल्प किया कि क्वांटम लीप बने ह्यूमंस के बिहाफ पर। तो इसके बारे में बताया गया है, यस, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। व्हेन कॉन्टैक्ट्स वर स्टार्टेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली 1980 में 1990s, ह्यूमन हैड अ लॉट ऑफ फियर। हाँ, ये हो सकता है कि देखो ये बहुत एक्साइटिंग था जब कॉन्टैक्ट पहले स्टार्ट हुए थे 1980s से 1990s में, तो ह्यूमन बहुत डर डर के रहता था। We spoke to with many humans at that time about this. We talk about the importance of using the contact experience as a way to work with fear. But now, decades later, the minority of contact with data were not fearful. मतलब कि हमने कांटेक्ट किया ह्यूमंस के साथ कि हम एक साथ कनेक्ट करते हैं और उस चीज़ पर वर्क करते हैं, पर कुछ डिकेड्स से क्या हो रहा है कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा fearful नहीं हुए जेटास के साथ। दिस शोज अ क्वांटम लीप इन द ह्यूमैनिटी विच हैव स्टेप्ड थ्रू देयर फियर ऑन अ वेरी डीप लेवल। इट इज़ लाइक एन इनिशिएशन बिफोर अ स्पीशीज़ कैन ट्रैवल टू स्टार्स। मतलब एक तरीके से कनेक्ट करने की बात हो रही है इसके अंदर। ओके, तो इसमें मतलब वही बताया गया कि जिस तरीके से हम वो लोग कनेक्ट करते होंगे, मे बी शायद इसमें कनेक्ट करने का वे नहीं बता रखा है, बस ये बताया हुआ है कि जो ह्यूमंस के साथ जेटास कनेक्ट करते थे पहले 1980 से 1990s तक का वक्त। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैन यू इलेबोरेट ऑन यूजिंग फियर टू इवॉल्व? अब कैसे हम इलेबोरेट करके कैसे बताएं कि हमने फियर का इस्तेमाल किया इवॉल्व के लिए? तो ये इसका सोल्यूशन इन्होंने इस तरीके से बताया है। दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पोलराइज्ड एनर्जी, फियर एंड इट्स अपोजिट लव। फ्रॉम अ पोलैरिटी रिलेशनशिप यू कैन नॉट गो बैक टू द लेक।
if you cling into a fearful paradigm, if you cling into a fearful paradigm, the energies are not compatible. To get into the lake, you have to pass through the doorway of fear. Returning to the diagram of the layers of experience, you mentioned the ego gate. हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या बताया गया है कि फियर का इस्तेमाल कैसे किया जाता था. द आइडिया इज बेस्ड ऑन द फियर. जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे आपकी पोलैरिटी स्टार्ट हो जाएगी. और आपको अगर गोल्डन लेक में दोबारा जाना है तो आपको उस गेटवे और उस डोर को पार करना होगा, क्योंकि अगर आप गोल्डन लेक में दोबारा नहीं जा सकते जब तक आपके अंदर वो फियरफुल क्लिंजेस हैं और आप फियर के पैराग्रेड में फंसे हुए हो, तब तक आप गोल्डन लेक दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई जो रिटर्निंग टू द लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको वो पिरामिड बताया था ना, शाशाज लेयर्स ऑफ पिरामिड ऑफ एक्सपीरियंस, तो 4 उसमें थे. तो फियर के बाद एक ईगो आता है. तो ईगो का इसमें बताया गया कि मेंशन द ईगो गेट. फियर इज वन ऑफ द मेटाफोरिकल soldiers standing on that gate. The ego doesn't want you to go back to the lake, the original state of oneness. It uses fears to stop you. हाँ, क्योंकि ईगो नहीं चाहता कि यार अब तुम दोबारा से गोल्डन लेक की ओर जाओ, तो वो अपना डर का इस्तेमाल करता है कि तुम्हें रोक के रखे. आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा द साशाज लेयर्स ऑफ पिरामिड एक्सपीरियंस हमने कवर किया था. अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख सकते हैं. हमने उसको पूरा इलेबोरेट करके बताया था. इट इज़ अ वैलिड मेथोडोलॉजी टू मैक्सिमाइज फियर इन ऑर्डर टू मर्ज इनटू द लेक. अब ये बता रखा है, इज इट अ वैलिड मेथोडोलॉजी टू मैक्सिमाइज फियर इनटू द लेक. क्या ये एक वैलिड तथ्य रहेगा कि हम डर को इतना बढ़ा दें कि हम उस डर की वजह से मर्ज हो सके सब लाइक अब लेक में, सब डर से काम छोड़कर, मतलब भाई कि सब डर रहेगा तो लोग उस पर काम करेंगे, फिर उस डर से ही वो अपने आप को इवॉल्व करके लेक में चले जाएंगे. तो क्या डर को हमें इतना बढ़ा देना चाहिए? एक मतलब ये एक पॉइंट रखा कि हाँ यार डर से तो चेंजेस हो रहे हैं. तो अब ये क्या चीज़ है? दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेगन इन स्टाइल. येस इट इज़ वैलिड बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन. देखो ये क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेगन स्टाइल, मतलब कि वेगा ने भी ये चीज़ पूछी थी. तो ये उस स्टाइल से हाँ ये वैलिड है, बट डिपेंड करता है इंटेंशन पे कि हाँ यार तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है. डर से तुम लोगों के अंदर वो पैदा कर रहे हो कि भाई संशय पैदा कर रहे हो, या फिर उसको अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो, बुरे के लिए यूज़ कर रहे हो. जैसे हमारे अंदर भी बहुत तरह के, मतलब हम अपना ह्यूमन का ही देखे तो हमें भी अच्छे डर होते हैं, बुरे डर होते हैं. अच्छा डर होता है कि भाई हम इस डर से पढ़ेंगे कि यार हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या हमारी नौकरी लग गई, या हमें उस चीज़ का डर होता है, अरे मैं डर रखता हूँ, अरे मुझे कुछ होना जाए, अरे मेरे को ये डायग्नोज में कुछ आना जाए, ये होना. तो हमारे अंदर भी जैसे वही चीज़ है कि जैसे हमारे लिए भी डर एज अ ह्यूमन डिफरेंट तरीक़ों से वर्क करता है. किसी का डर बहुत नॉर्मल होता है, किसी का बहुत ही ज़्यादा फोबिया का डर रहता है. तो हर किसी की लिए सिचुएशन पर डिपेंड करता है. वही चीज़ इन्होंने भी बताई है अपने कि उसका इंटेंशन क्या होता है, तो हमें उस इंटेंशन पे वर्क करना है. देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ बुद्धा एनलाइटनमेंट वेयर ही मेडिटेट अंडर द बोधि ट्री बिफोर ही रीचेस एनलाइटनमेंट. ही एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट आर्केटाइपल fears and has to face them, including the demons and all the projections of the shadows within. It is almost too much for him to bear, but he stays with the process, walk through the doorway and then enlightened. This process is organic and cannot be artificially induced until a person is ready. अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया, बुद्ध का एग्जांपल दिया है कि बुद्ध जब अपने आखिरी पलों में जब उन्हें एनलाइटमेंट मिल रहा था और वह बोधि ट्री के अंदर ध्यान कर रहे थे, तो एनलाइटमेंट से पहले भी तो आपने जाना होगा, अगर किसी ने बुद्ध की डॉक्यूमेंट्री देखी, एक मारा करके एक राक्षस आता है जो कि सारे के सारे बुद्ध के डर उसके समक्ष रख देता है. अलग अलग तरह के डर, हर तरह की रुकावटें, तूफान, आंधी, बारिश, डिस्टर्बेंस, हर तरह की फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल सारी डिस्टर्बेंसेस उसके सामने रखता है. पर बुद्ध जी उस समय इतना ध्यान में लगे रहते हैं, प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं कि वह एक आत्मसमर्पण के भाव में आ जाते हैं, और तो मारा को हार माननी पड़ती है और वो वहाँ से चला जाता है. तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जब तक वो जो चीज़ जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए,
ना कि आर्टिफिशियल होना चाहिए। मतलब वो इंसान के अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि इंसान को तुम मेंटली, तुम उसको कहते हैं माइंड कंडीशन कर दो और वो अंदर से तो तैयार नहीं है, अंदर से उसमें बहुत इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेज है। आप बाहर से बोलते रहो, मोटिवेशन देते रहो और अंदर से तो वो बिल्कुल टूटा हुआ, अंदर से बहुत वीक है, कुछ भी ऐसा वैसा होगा, विचलित होकर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वापस से डुअलिटी में आ जाएगा। तो वही बताया गया है कि जो भी ये प्रोसेस होता है एनलाइटमेंट का, ये प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक है एंड कैन नॉट बी आर्टिफिशियली इंड्यूस अनटिल अ पर्सन इज रेडी। तब तक नहीं सुनेगा कि आदमी तैयार है यार एनलाइटेंड होने के लिए। तो ये था इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी क्वेश्चन के एंड के साथ आज हम अपने 10 जेटास के पार्ट का भी एंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम अलग अलग नेक्स्ट आर्केटाइप के बारे में जानेंगे। तो आज हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। द नेक्स्ट चैप्टर हमारा दूसरी द एसासानी के ऊपर होगा, जो कि एक अलग आर्केटाइप ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जो गोल्डन लीफ की स्वाध्याय सीरीज़ हैं ये अच्छी लग रही होगी और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस विजडम को पहुंचने के लिए। थैंक यू।